पिछली वीडियो में हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ड्यूअल गवर्नमेंट लगा दिया, जिसकी वजह से 1765 से 1772 तक जो था ड्यूअल गवर्नमेंट चला बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल में भुखमरी आ गई, जिससे लाखों लोग मारे गए बंगाल में। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, तो उसने सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया। तो हमको याद देना, 1772 में वारेन हेस्टिंग आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग था। 1772 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये ऐसा पहला लॉ था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए पास किया गया था। उसके बाद से 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये भी पूछा जाता है कि पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, तो 1774 में कलकत्ता में बना था। उसके बाद से फर्स्ट जज जो थे उसके एलिया एम्पे थे। ट्रेजरी जो थी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दी गई। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आता है, जिसमें पावर सेपरेशन करते हैं, क्योंकि रिश्वतखोरी उसकी ज़्यादा चलती है। इस वजह से वो जो है पावर सेपरेशन होने लगता है कि भैया अलग अलग करते हैं, ताकि एक ही लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर ना रहे। तो उसके हेड को हमको बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर को आगे बनाया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो थे पी विलियम पिट। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाने वाला विलियम जोन्स था। ये विलियम जोन्स नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो ट्रांसलेट इंग्लिश वर्जन में कौन किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। उसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का भी ट्रांसलेट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का ट्रांसलेट विलियम जोन्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने पोस्ट बनाया था, एक कलेक्टर का पोस्ट बनाया था, जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जुडिशियल वर्क भी करेगा। अभी बाद में इसको बदला जाएगा जब नया गवर्नर चलाएगा था। चार्ल्स विल्किंस जो था, वो भगवत गीता पहली इंग्लिश जो ट्रांसलेट हुई थी बुक भगवत गीता की, वो चार्ल्स विल्किंस ने ही किया था। लेकिन जो इंट्रोडक्शन वाला पेज था वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग भी भगवत गीता पढ़ता था। बनारस के किंग जैल सिंह से बहुत ज़्यादा रिश्वत उश्वत लेता था, तो इसके ऊपर इम्पीचमेंट का केस बन गया। तो इसको वापस भेज दिया गया ब्रिटिश में, वहाँ पे इसकी कार्रवाई वारवाई हुई, पर ऐसा कुछ खास एक्शन लिया नहीं गया, छोड़ दिया गया। 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल बनकर रहा, लगभग 13 साल रहा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद से लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जिसे हम फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला जाता है। इसने जो है आगे डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट निकाल दी, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो कलेक्टर करेगा, और जो जुडिशरी वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। और रिश्वतखोरी को सप्रेस कर दिया, लोगों की सैलरी बढ़ा दी ताकि रिश्वत उश्वत न ले लोग ज़्यादा। सिविल सर्विस स्टार्ट किया था। पहले सिविल सर्विस केवल चाइना में ही था। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया, जोनाथन ने खुलवाया था। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम। अब इसमें देखो कि ये क्वेश्चन पूछता है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम कब आया, तो 1793 में। किसके समय में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन कितने कितने तक रहा, किसकी स्टेट तक, ताकि हम इजीली आंसर दे सकें। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो होता है वो कॉर्नवालिस के साथ ही होता है, 1789 से 1792 तक चलता है, जिसमें जो है टीपू जो हार जाता है, तो मैसूर की जो राजधानी होती है सेरिंगपट्टनम, उसकी ट्रीटी साइन होती है 1792 में। उसके बाद से जो है जॉन जी आते हैं हमारे नए गवर्नर जनरल बन के, 1793 से 98 तक रहते हैं। काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं करते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद से हमारे जो नए गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना ही नहीं, याद रखना है। 1798 से 1805 तक रहते हैं, सब्सिडरी अलायंस लेकर आते हैं। साइन संधि पहला स्टेट है जो साइन करवाते हैं 1798 में कराते हैं, हैदराबाद के निजाम से करवाते हैं। उसके बाद से सेकंड स्टेट, ये भी पूछता है कि फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, ये पूछता है इंपॉर्टेंट में, तो आपको याद रखना कि 1798 में हैदराबाद से साइन करवाया गया था। और सेकंड स्टेट जो था वो मैसूर था 1799 में, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है। टीपू मारा जाता है 1799 में। तो जो टीपू के पिताजी की पहली जो डायनेस्टी थी, और राय डायनेस्टी जो थी, उसमें जो था 3 साल का लड़का जो था वो जिंदा था, उसको ले आते हैं, उसको गद्दी पे बैठाते हैं, उससे सब्सिडी अलायंस पे साइन करवा लेते हैं। इस तरह से उन्होंने जो है मैसूर को सब्सिडी अलायंस से सहायक संधि करवाई थी। एक्चुअली इनका रोल ये नहीं था कि उनको राज कुछ नहीं करना था, इनको था कि कुछ एक पालतू कुत्ता को बैठा देते हैं गद्दी पे, हम अपना लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा लेकर अपने देश चले जाते हैं, इनको चलाने दो, ताकि लोग मरेंगे उड़ेंगे तो राजा को दोष देंगे ना, कंपनी थोड़ी कोई दोष देगा। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया इसने कलकत्ता में। खुद को बंगाल का टाइगर खुद ही कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। और उसके बाद से जो इसने जो है प्रोविजन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड 1804 में जो है कन्याओं की भ्रूण हत्या पर रोक लगाया था। उसके बाद से ये चले जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813। उसके बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उन्हें पढ़ेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग जी आते हैं। वैसे लॉर्ड कहना बेकार है, लॉर्ड कहना नहीं चाहिए, पर क्या करें, हमारे हिस्ट्रियन ने ऐसा ही लिखा है, तो हमारी आदत बन चुकी है। लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1830 में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम उस्टम लाते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम लाते हैं 1822 में। इसमें ये होता है कि ईआईसी जो है डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लेगा। उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम आता है, जिसमें होता है कि विलेज में एक प्रधान होगा जो सबसे टैक्स कलेक्ट करके हमें देगा। उसके बाद से चार्टर एक्ट 1813 में आता है, जिसमें एंड मोनोपोली को, ईआईसी की जो मोनोपोली होती है उसको खत्म किया जाता है, ताकि ब्रिटिश से अदर कंपनीज भी आके जो है इंडिया में व्यापार कर सकें, पैसे कमा सकें। उसी में डिसाइड होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो 1 लाख रुपीज़ पर एनम जो है इन्वेस्ट करेगी इंडिया में एजुकेशन के ऊपर, ताकि इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा के हमारे से आसानी से काम करें। अब बताइए वहाँ से लेकर आएगा ब्रिटिश से आदमी,
यहाँ पे बैठा के वो काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब इंडिया में ही सिखा देगा इंग्लिश तो हम जैसे लोगों को तो कम सैलरी में काम हो जाएगा। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम पर जोर देने का मतलब था कि इनका इंग्लिश सबको सिखा दो, इसलिए 1 लाख रुपये पर एनम डिसाइड किया उन्होंने। 1814 से 1816 में एक और वार होता है, एंग्लो और नेपाल वार। नेपाल में जो गुरखा रहते हैं उनके बीच में होता है। तो गुरखा लोग नेपाली लोग हार जाते हैं तो टिटिया सगौली होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटिया सगौली किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, तो हमें याद रखना है। उसके बाद से हमारे गवर्नर जनरल आते हैं विलियम बेंटिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के जरिए से। 1828 से 1835 तक रहते हैं और यही जो हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है सती प्रथा को 1829 में ख़त्म किया था। राजा की उपाधि जो है, राजा राम मोहन राय, उनका नाम राम मोहन राय था। राजा की उपाधि जो दी थी मुगल का राजा अकबर द्वितीय ने दी थी। राधाकांत देव थे जिन्होंने सती प्रथा की खत्म होने का जो है अपोज किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी को खत्म कर दिया था। 1833 में फिर से चार्टर एक्ट जब आता है, एंड ऑफ ट्रेड इन इंडिया हो गया था, टी का व्यापार खत्म हो गया था। मोनोपोली एंड चाइना में हो गया था कि भैया केवल चाइना में के पास ही व्यापार नहीं होगा चाय का। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो है पोस्ट बंद कर दिया गया था 1833 में। उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले एक पर्टिकुलर एरिया का होता था, अब पूरे इंडिया का ही गवर्नर जनरल होगा, इसलिए उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। तो इस हिसाब से पूछता है तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक था, क्योंकि उसी के समय हुआ खत्म हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट और उसी समय बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट, तो वही होगा, जाहिर सी बात है। 1835 में मैकाले मिनट आता है जिसकी वजह से आज हम लोग इंग्लिश हाँ इंग्लिश के पीछे इतना भागते हैं। मेघालय मिनट जो आता है तो मेघालय मिनट जो आता है इंग्लिश एजुकेशन का प्रस्ताव लेकर आता है, तो ये विंटी के समय पास भी हो जाता है। चाइल्ड सेक्रीफाइस को इसने बैन किया था। 1835 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनाया गया। बस इतना ही रोल है विलियम बेंटिक के बारे में, इतना ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद से लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल पे आते हैं। 1835 से 1836 तक ये रहते हैं। इनके उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है इंडियन में, क्योंकि इन्होंने ये जब आते हैं तो जो प्रेस पे जो रोक लगी होती है उसको फ्री कर देते हैं, तो इन्हीं इसलिए बोला जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉल पे, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। बस इनके लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो। उसके बाद से लॉर्ड डलहौजी आते हैं। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी काफ़ी ज़्यादा बुराई होती है। 1848 से 1856 तक रहते हैं। 1870 में डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट ले आते हैं, राज्य की हड़प नीति। इसमें ये होता है जिस राजा का खुद का लड़का नहीं है तो गोद लिया हुआ लड़का राजा नहीं बन सकता, वो राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा। मतलब ये था कि भैया कोई अगर नहीं संतान है, कोई लड़का नहीं है किसी राजा को, तो भैया वो राज हमें दे दो, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज उसने हड़पा था उसका नाम था सतारा। 1848 में ही आते ही 1852 में उदयपुर को हड़प लिया, 1853 में झांसी को। और ये हमें याद रखना है सीक्वेंस वाइज कब किसको और किसके राज्य में हड़पा गया था। तो ये भी पूछता डॉक्टर ने फ्लेक्स किसके समय में आया था, कब आया था, 1848 में लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। चार्टर एक्ट 1853 में फिर से आता है जिसमें हमारा इंडियन रेलवे स्टार्ट होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं ब्रिटेन में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है जो कि हमारा इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। 1854 में ऐसे हमें याद रखना है। 1854 में पोस्टल स्टैम्प स्टार्ट हो जाता है, टेलीग्राफ स्टार्ट हो जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, टाइटल्स का एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, शिमला को हमने समर कैपिटल बना दिया जाता है, शिमला में आर्मी का हेडक्वार्टर होता है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, इंपीरियल कॉलेज इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद से हमारे कैनिंग जी आते हैं, लॉर्ड कैनिंग आता है 1856 में। 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट आता है विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें यह था कि विधवा जो है वो शादी कर सकते हैं, इसलिए वीडो रीमैरिज एक्ट। 1857 में गुड ऑफ गवर्नर आता है जो मिसरूल इसमें कैप्चर कर लिया जाता है। गुड ऑफ गवर्नर के अंतर्गत अवध को जो नवाब वाहिद अली शाह होते हैं वहाँ के, अब यही नवाब वाहिद अली शाह की जो वाइफ होती हैं वो 1857 के रिवोल्ट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ऑर्डिनेंस डिपो जहाँ मतलब जिसको उसको बोलते हैं जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, उसको कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1857 में रिवोल्ट होता है, सिपाहियों का विद्रोह। उस समय 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। उस समय जो पीएम होते हैं ब्रिटिश के वो होते हैं पैम स्टर्म, क्वीन होती है विक्टोरिया। 1857 के रिवोल्ट को सिंबल दिया गया था कमल और रोटी। और उस समय मुगल के जो राजा थे, मुगल किंग जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ब्रिटिश आर्मी चीफ जॉर्ज एनिसन था। उसके बाद उसके बदल कर जो इसी वार के बीच में चेंज हो जाते हैं वो होते हैं कैलिन कैंपबेल आ जाते हैं। 1857 के रिवोल्ट पे कुछ बुक्स लिखी गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी, जो कि पहली बुक मानी जाती है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो लिखी गई थी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था 1857 में। एशियन सेन ने लिखा स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, अब फ्रीडम स्ट्रगल विदाउट नेशनलिज्म बुक लिखी थी। उसके बाद से द स्पाई मिटर्निटी एंड रिवेलियन ऑफ 1857 आजी मजुमदार ने लिखी थी। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। असबाब बगावत हिंद उसी बुक का नाम है। बेंजामिन दिसराली ने 1857 रिवोल्ट को नेशनल रिवोल्ट कहा था, पीएम थे उस समय। 1849 में जो होता है
पंजाब को कैप्चर कर लिया जाता है। सेकंड एंग्लो सिख वार जो होता है 1848 में, दुलीप सिंह से कोनीर हीरा जो होता है ब्रिटिश यहीं से लेकर जाते हैं। इसी युद्ध के बाद जो है कोनीर हीरा जो है ब्रिटिश के पास चला जाता है। और 1802 में जो लास्ट पेशवा होते हैं वो बाजीराव सेकंड होते हैं। अब ये देख लीजिए 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, किस वजह से स्टार्ट हुआ था। पहले बात तो सभी लोग जानते हैं कि वो जो राइफल होता है वो कारतूस था, वो गाय के मांस से बना होता है, तो मंगल पांडे जी उसको चलाने से मना कर देते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे जी लेफ्टिनेंट बॉक को मार देते हैं, जिसके चलते उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857 से जो था रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। जो लीडर होते हैं मेरठ से वो होते हैं कदम सिंह, मेरठ को कैप्चर करते हैं और स्लोगन देते हैं दिल्ली चलो। 12 मई को रेड फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, कहते हैं आपके बिना तो हो नहीं पाएगा। उससे बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़ा हो जाता है तो अपने सेनापति बख्त खान को साथ में भेजता है। तो अब हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आए थे, किसने सपोर्ट किया था इस रिपोर्ट को, और किसने लीड किया था। तो पहले हम देखते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जो हमारे आए थे वो बहादुर शाह जफर ही थे, सेकेंड द्वितीय या तो बख्त खान कह लीजिए जो उनके सेनापति थे। इनको अरेस्ट किया गया था हुमायूं के मकबरे से, और इसको दबाया था, इनके रिपोर्ट को किसने दिया था, हॉटसन एंड निकोलसन ने दबाया था। कानपुर से जो लीड कर रहे थे वो थे हमारे नाना साहब जी, जिनको सपोर्ट मिला था तात्या टोपे का। शिवपुरी में फांसी दे दिया जाता है तात्या टोपे को। कैंपबेल ने जो है इसको सप्रेस करता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल आती हैं निकल बिजलिस कादिर, उन्हें वही लियाकत जो पीछे हमने पढ़ा था लियाकत अली का, उन्हीं के 10 मई 1857 से जो था रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। मेरठ से जो लीड करते हैं वो कदम सिंह करते हैं, कैप्चर करते हैं मेरठ को, वहाँ से स्लोगन देते हैं दिल्ली चलो। 12 मई को रेड फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर को मिलाते हैं अपने साथ में, उनसे कहते हैं चलिए ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ते हैं। बहादुर शाह बहुत बूढ़े होते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो अपने सेनापति को साथ में भेजते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं अब कौन कौन सी जगह से कौन कौन से लोगों ने लीड किया, उसको किसने सप्रेस्ट किया उस रिपोर्ट को। तो दिल्ली से हमारे बहादुर शाह जफर या बख्त खान ने ही जो है लीड किया था। तो बहादुर शाह जफर को द्वितीय को हुमायूं के टर्म से जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको जो इस रिपोर्ट को जो दिल्ली से हॉटसन एंड निकोलसन ने सपोर्ट किया था, कानपुर से जो थे नाना साहिब जी लीड कर रहे थे, उनको सपोर्ट मिला था तात्या टोपे को, तात्या टोपे जी को शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट को जो सप्रेस किया था कैम्पबेल ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी लीड कर दिए हैं, इसको सप्रेस कैम्पबेल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी करते हैं, जिसको हुज रोज रोज ने सप्रेस किया था। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमन सिंह जो है लीड करते हैं, जिनको विंसेंट रिप्ट और विलियम ने जो है सप्रेस किया था। कुंवर सिंह को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ रिवोल्ट भी बोलते हैं और लाइन ऑफ बिहार भी बोलते हैं। इलाहाबाद और वाराणसी से लियाकत अली जो है लीड करते हैं, जिसको स्मिथ नील ने जो है सप्रेस किया था। फैजाबाद से जो है मौली अहमदुल्ला जो है लीड करते हैं।